नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं पढ़ेंगे। ये इस अध्याय का भाग 4 है और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी अनुभाग 7.3 के बारे में। ये अस्वीकरण है। सबसे पहले हम नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंगों की पहचान करेंगे। तत्पश्चात हम मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंगों की पहचान करेंगे। इसके बाद हम जनन स्वास्थ्य के महत्व को समझेंगे। अंत में हम जनन स्वास्थ्य को परिभाषित करेंगे और समग्र स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व का विश्लेषण करेंगे। यह आज के सत्र की विषय सूची है, यानी अनुक्रमणिका है। हम लैंगिक जनन पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी का अनुभाग 7.3 कवर किया जाएगा। उपविषय के रूप में हम नर जनन तंत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक नए उप विषय के रूप में हम मादा जनन तंत्र पर चर्चा करेंगे। अगले उपविषय में के अंतर्गत हम समझेंगे कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, यानी कि अंडाणु का निषेचन नहीं होता। अंत में हम एक महत्वपूर्ण उपविषय के रूप में जनन स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। अध्याय का समापन सारांश के साथ करेंगे। हम एनसीईआरटी के कुछ पाठ्य निहित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। अंत में कुछ रोचक प्रश्न दिए जाएंगे ताकि व्याख्यान पूरा होने के बाद उन्हें हल किया जा सके। आइए मानव जनन के परिचय के साथ अध्याय की शुरुआत करते हैं। मानव जनन एक जटिल लैंगिक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से नए जीवन की शुरुआत होती है। ये प्रक्रिया यौवनारंभ के साथ शुरू होती है, जहां किशोरों के शरीर में हार्मोन बदलाव के कारण जनन कोशिकाएं परिपक्व होने लगती हैं। निषेचन के पश्चात बनने वाला युग्मनज गर्भाशय में भ्रूण के रूप में विकसित होता है, जो अंततः एक नए शिशु को जन्म देता है। मनुष्यों में प्रजनन की प्रक्रिया लैंगिक जनन के माध्यम से संपन्न होती है। इसका अर्थ है कि एक नए जीव के निर्माण के लिए नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु कोशिका नामक दो जनन कोशिकाओं का संलयन आवश्यक है, यानी कि युग्मकों का संलयन आवश्यक है। जन्म से लेकर व्यवस्था तक मनुष्य के शरीर में लगातार वृद्धि और विकास होता रहता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में लगातार वृद्धि और विकास होता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है और जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है जो शरीर को परिपक्व बनाते हैं। शरीर में सबसे नाटकीय और महत्वपूर्ण परिवर्तन किशोरावस्था, यानी कि लगभग 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस अवस्था में इस अवस्था को यौवनारंभ भी कहते हैं, यानी कि प्यूबर्टी कहते हैं, जब जनन अंग परिपक्व होने लगते हैं। इस दौरान शारीरिक विकास तेजी से होता है, जिसमें शरीर का आकार, ऊंचाई और वजन बढ़ता है। हड्डियों और मांसपेशियों का विकास होता है, जिससे शरीर विकसित होता है, या बोल सकते हैं शरीर वयस्क रूप लेने लगता है। यौवनारंभ के दौरान शरीर के अनुपात बदलते हैं, जैसे कंधे चौड़े होना और कमर का पतला होना। साथ ही नर और मादा दोनों में द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, जैसे आवाज में परिवर्तन, बालों का उगना और जनन अंगों का परिपक्व होना। यार एक मनुष्य में जनन की प्रक्रिया को दर्शाता है। मानव जनन एक लैंगिक प्रक्रिया है जो यौवनारंभ के साथ शुरू होती है। इसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु कोशिका के बीच में संलयन होता है, जिससे युग्मनज बनता है। ये युग्मनज गर्भाशय के भ्रूण के रूप में विकसित होता है और लगभग 9 महीने के गर्भकाल के बाद एक नए शिशु के रूप में जन्म लेता है।
आइए किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, यौवनारंभ को हम किशोरावस्था भी बोलते हैं। तो देखिए, यौवनारंभ के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाली कुछ सामान्य परिवर्तनों पर चर्चा करें। यौवनारंभ की शुरुआत से ही शरीर के कुछ विशिष्ट हिस्सों में, जैसे कि कांख और जननांगों के आसपास घने और कुंगराले बालों का उगना शुरू हो जाते हैं। यह एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है। घने बालों के अलावा शरीर के अन्य प्रमुख हिस्से, जैसे कि हाथ, पैर और चेहरे पर भी पतले और महीन बालों की उपस्थिति देखी जा सकती है। लड़कों में ये महीन बाल अक्सर दाढ़ी और मूंछों के रूप में विकसित होते हैं और उनके नर लक्षणों को और अधिक स्पष्ट करते हैं। इस अवस्था में शरीर के हार्मोन स्तर में वृद्धि के कारण त्वचा के नीचे मौजूद वसामय ग्रंथियां, इसको सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, और तेल ग्रंथियां सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इस अति सक्रियता के परिणाम स्वरूप त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है, जिससे मुहासे और फुंसियां निकलने की समस्या बढ़ जाती है, जो किशोरावस्था का एक सामान्य हिस्सा है। किशोर किशोरी अपने शरीर में हो रहे इन तीव्र और स्पष्ट बदलावों के प्रति अत्यधिक जागरूक और संवेदनशील हो जाते हैं। वे अक्सर अपने शारीरिक स्वरूप, रूप रंग और नए अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं, जो आत्म पहचान विकसित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सभी परिवर्तन एक साथ या अचानक नहीं होते। ये एक क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है जो कई महीनों से लेकर वर्षों तक चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति में इन परिवर्तनों की गति अलग-अलग हो सकती है, जो आनुवंशिकी और पर्यावरण जैसे कारकों पर निर्भर करती है। तो आइए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले कुछ सामान्य परिवर्तन। आइए लिंग विशिष्ट परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं। लड़कियों में यौवनारंभ के दौरान यानी कि किशोरावस्था के दौरान स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है और स्तनों के अग्रभाग की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। लड़कियों में इस अवस्था में मासिक चक्र की शुरुआत होती है, जिसको रजोधर्म भी बोलते हैं, जो उनकी जनन क्षमता के सक्रिय होने का प्रमुख संकेत है। लड़कों के चेहरे पर नए बालों का उगना शुरू लड़कों के चेहरे पर नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे दाढ़ी और मूंछों के रूप में विकसित होकर उन्हें पुरुष तत्व प्रदान करते हैं। लड़कों के चेहरे पर नए बालों का उगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दाढ़ी और मूंछों के रूप में विकसित ये हो जाते हैं। लड़कों के स्वर यंत्र में विकास होने के कारण उनकी आवाज फटने लगती है और धीरे धीरे भारी एवं गहरी हो जाती है। लड़कों के शीर्ष के आकार में वृद्धि होने लगती है और ये अक्सर बड़ा एवं कड़ा होने लगते हैं, जो जनन तंत्र के परिपक्व होने की एक सामान्य प्रक्रिया है। अब आइए यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था और लैंगिक परिपक्वता पर चर्चा करें। किशोरावस्था के दौरान शरीर में होने वाले ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग गति से होते हैं, जो आनुवंशिकी और पोषण जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यौवनारंभ उस अवस्था को चिह्नित करता है जब शरीर के जनन ऊतक परिपक्व होना शुरू करते हैं और व्यक्ति जनन के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हो जाता है। शरीर अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में मुख्य रूप से वृद्धि और शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे ऊंचाई और वजन बढ़ता है। जैसे ही सामान्य शारीरिक वृद्धि की गति थोड़ी धीमी होती है, शरीर अपनी ऊर्जा को लैंगिक परिपक्वता की ओर मोड़ देता है, जिससे जनन अंगों का विकास होता है। ये सभी शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन संकेत देते हैं कि शरीर अब जनन के लिए तैयार है और एक नए जीवन को जन्म देने की क्षमता रखता है। आइए अब जनन प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं।
मानव जनन प्रक्रिया में नए जीव के निर्माण के लिए दो व्यक्तियों नर और मादा से प्राप्त जनन कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। जनन कोशिकाओं का स्थानांतरण या तो शरीर के भीतर या शरीर के बाहर हो सकता है, हालांकि मनुष्य में यह प्रक्रिया आंतरिक होती है। प्रजनन प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर चुका है, जो यौवनारंभ के दौरान स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। युग्मकों के सफल संलयन और स्थानांतरण के लिए संभोग हेतु विशेष अंगों की आवश्यकता होती है, जो नर और मादा जनन तंत्र से अभिन्न अंग हैं। निषेचन के बाद भ्रूण के विकास और नवजात शिशु को स्तनपान कराने के लिए मादाओं में गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों जैसे विशेष अंगों का विकास होता है। आइए अब नर जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। नर जनन तंत्र में शामिल है बाहरी अंग। नर जनन तंत्र में बाहरी अंगों में शीर्ष, वृषणकोश और वृषण शामिल होते हैं। वृषण प्राथमिक जनन अंग है जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं, जबकि वृषणकोश इन्हें शरीर के बाहर रखकर कम तापमान प्रदान करते हैं, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है। शीर्ष वे अंग है जो शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। आंतरिक अंग, आंतरिक अंगों के अंतर्गत अधिवृषण और शुक्रवाहिका जैसी नलिकाएं आती हैं, जो शुक्राणुओं के परिपक्वता और उनके परिवहन का मार्ग प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथल ग्रंथियां अपने सतार्व द्वारा व्रीय का निर्माण करती हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता देता है। अंत में मूत्रमार्ग वह सामान्य नली है जिसके माध्यम से व्रीय और मूत्र शरीर के बाहर निकलते हैं। यह आरेख मानव नर जनन तंत्र की संरचना दिखाता है, जिसमें मुख्य रूप से वृषण को दिखाया गया है, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। आरेख ये भी स्पष्ट करता है कि कैसे ये शुक्राणु शुक्रवाहिका के माध्यम से यात्रा करते हैं और प्रोस्टेट व शुक्राशय ग्रंथियों के सताव्र से मिलकर पोषण प्राप्त करते हैं। हम नर जनन तंत्र पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। नर जनन तंत्र में दो मुख्य कार्यों की व्याख्या निम्नलिखित है। नर जनन तंत्र का प्राथमिक कार्य वृषण के भीतर नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करना है। ये सूक्ष्म कोशिकाएं आनुवंशिक जानकारी वहन करती हैं और इनके उत्पादन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंत्र का दूसरा प्रमुख कार्य उत्पादित शुक्राणुओं को सुरक्षित रूप से मादा जनन मार्ग तक पहुंचाना है, ताकि वे अंड कोशिका के साथ मिल सकें, यानी कि अंडाणु के साथ मिल सकें। इस कार्य के लिए शुक्रवाहिका और शीर्ष जैसे अंग माध्यम प्रदान करते हैं, जबकि विभिन्न ग्रंथियां तरल सताव्र प्रदान कर उनकी गतिशीलता सुनिश्चित करती हैं। हम नर जनन तंत्र पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। टेस्टोस्टेरोन एक मुख्य पुरुष हार्मोन है जो वृषण द्वारा सतावृत होता है और ये न केवल शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया या नियंत्रित करता है, बल्कि लड़कों में यौवनारंभ के दौरान यानी किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को भी निर्देशित करता है। शुक्रवाहिका वे लंबी नलिका है जो वृषण में निर्मित शुक्राणुओं को शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर ले जाती है और उनके सुरक्षित परिवहन के लिए अंततः मूत्रमार्ग से जुड़ जाती है। मूत्रमार्ग नर शरीर के भीतर एक साझा मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से शुक्राणु युक्त व्रीय और मूत्र दोनों ही अलग अलग समय पर शरीर से बाहर निकलते हैं। प्रोस्टेट और शुक्राशय जैसी ग्रंथियां अपने विशिष्ट तरल पदार्थों का स्त्राव करती हैं, जो शुक्राणुओं के स्थानांतर को सुगम बनाते हैं और उन्हें निषेचन की प्रक्रिया तक जीवित रखने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राणु कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म नर युग्मक होती हैं, जिनमें पिता की
आनुवंशिक सामग्री सुरक्षित रहती है और इनमें मौजूद एक लंबी पूंछ इन्हें मादा जनन मार्ग में तैरने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करती है। यार एक मानव नर जनन तंत्र की संरचना आपको बताता है, जिसमें मुख्य रूप से वृषण को दिखाया गया है। हम नर जनन तंत्र पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। अब आइए वृषण के बारे में बात करते हैं। वृषण नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग के रूप में कार्य करता है। इनका मुख्य दायित्व लाखों की संख्या में सूक्ष्म शुक्राणुओं का निरंतर उत्पादन करना है ताकि पीढ़ी निरंतर बनी रहे। ये अंग शरीर की मुख्य उदर गुहा के भीतर न रहकर शरीर के बाहर एक विशेष थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं। इसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषणों का शरीर से बाहर होना एक महत्वपूर्ण जैविक अनुकूलता है, क्योंकि शुक्राणु के स्वस्थ निर्माण और उनकी जीविता के लिए शरीर के सामान्य आंतरिक तापमान से लगभग 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की अनिवार्य आवश्यकता होती है। जनन कोशिकाओं के निर्माण के अतिरिक्त वृषण अंत तत्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन नामक महत्वपूर्ण पुरुष हार्मोन का सताव्र करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दोहरा कार्य होता है, जहां ये एक और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को सक्रिय और नियंत्रित करता है, वहीं दूसरी ओर किशोरावस्था में लड़कों के शरीर में होने वाले द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे आवाज और भारी होना और चेहरे पर बालों के उगने को भी निर्देशित करता है। वृषणों के भीतर शुक्राणु एक अत्यधिक कुंडलित नालिका तंत्र में विकसित होते हैं और वहां से परिपक्व होने के लिए अधिवृषण की ओर भेज दिए जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र की पर चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। आइए देखते हैं कि शुक्राणु का परिवहन कैसे होता है। वृष में परिपक्व होने के बाद शुक्राणु शुक्रवाहिका नामक एक लंबी और पेशीय नली के माध्यम से शरीर के ऊपर की ओर गति करते हैं। ये शुक्रवाहिका आगे चलकर उस नलिका से जुड़ती है जो मूत्राशय के से मूत्र लाती है, जिससे एक साझा मार्ग बनता है। इस प्रकार मूत्र मार्ग एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिससे होकर शुक्राणु और मूत्र दोनों शरीर से बाहर निकलते हैं। आइए अब ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। शुक्राणु जब वृष से निकलकर शुक्रवाहिका के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तब प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय अपने विशिष्ट तरल पदार्थों को इस मार्ग से तत्रावित कर देते हैं। इस मिलन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु अब एक गाढ़े और सफेद तरल का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे व्रीय कहा जाता है। ये तताव्र केवल एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि शुक्राणुओं की यात्रा के लिए एक पूर्ण जीवित आधारित वातावरण तैयार करता है। इन ग्रंथियों से प्राप्त तरल तताव्र शुक्राणुओं को तैरने के लिए एक सुगम माध्यम प्रदान करता है। क्योंकि शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में लंबी दूरी तय करनी होती है, इसलिए यह सरल माध्यम उनके परिवहन को सुगम और तीव्र बनाता है। बिना इस तरल के शुक्राणु की गतिशीलता अत्यंत धीमी हो जाएगी, जिससे सफल निषेचन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये सताव्र पोषक तत्वों, विशेषकर शर्करा जिसको शुगर बोलते हैं, कैल्शियम और कुछ एंजाइमों से भरपूर होते हैं। और कौन सी इसमें शर्करा होती है? फ्रुक्टोज। तो शुक्राणुओं को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। ये पोषण उन्हें मादा जनन मार्ग या महिला जनन मार्ग की अम्लीय परिस्थितियों में जीवित रहने की शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त ये तताव्र मादा जनन मार्ग की अम्लता को उदासीन करने में भी मदद करता है, जिससे शुक्राणु की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और वे स्वस्थ अवस्था में अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। आइए शुक्राणु की भौतिक संरचना के बारे में बात करें। शुक्राणु के सिर पे में सबसे आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिससे अंडाणु की झिल्ली को भेदने के लिए आवश्यक पाचक एंजाइम होते हैं। सिर के
मध्य भाग में केंद्रक होता है जिसमें पिता की आनुवंशिक सामग्री होती है जो जनन का आधार है। सिर के चारों ओर एक कोशिका झिल्ली होती है और कुछ प्रजातियों में पोस्ट न्यूक्लियर कैप भी होती है। शुक्राणु की गर्दन एक सूक्ष्म और लचीला भाग है जो सिर को मध्य भाग से जोड़ने का कार्य करती हैं और इसमें मौजूद तारक केंद्र निषेचन के बाद ही प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्राणु का मध्य भाग बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है जो पूंछ की निरंतर गतिशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर इसे एक पावर हाउस की तरह कार्य करने में सक्षम बनाता है। शुक्राणु की पूंछ इसकी संरचना का सबसे लंबा और मुख्य प्रणोदन भाग है जो चाबुक जैसी तीव्र गति के माध्यम से इसे तरल माध्यम में तैरकर अंडाणु तक पहुंचाने में सहायक करता है। यह एक मानव शुक्राणु की सूक्ष्म संरचना को प्रदर्शित करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं शुक्राणु का शीर्ष, ग्रीवा, पूंछ और मध्य खंड जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। आइए अब मादा जनन तंत्र पर चर्चा करते हैं। अंडाशय मुख्य मादा जनन अंग हैं जिनका प्राथमिक कार्य मादा जनन कोशिकाओं यानी कि अंड कोशिकाएं यानी कि अंडाणुओं का निरंतर उत्पादन करना है। अंडाशय जनन कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ महत्वपूर्ण मादा हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी करते हैं जो शारीरिक परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं, यानी कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन भी कर रहे हैं। मादा जनन तंत्र में ये शामिल होते हैं। देखिए क्या शामिल होता है मादा या महिला प्रजनन प्रणाली में। अंडाशय मादा शरीर के प्राथमिक जनन अंग हैं जो उदर गुहा के निचले हिस्से में दोनों ओर स्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य अंड कोशिकाओं को परिपक्व करना और उनका उत्सर्जन करना होता है। इसके साथ ही ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो लड़कियों में यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अंडवाहिका एक जोड़ी नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। अंडाशय से मुक्त होने के बाद अंड कोशिका इसी नली में पहुंचती है। निषेचन की वास्तविक प्रक्रिया इसी अंडवाहिका के भीतर संपन्न होती है जहां शुक्राणु और अंड कोशिका का मिलन होता है। गर्भाशय एक उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार की पेशीय संरचना है जिसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य निषेचन अंडे यानी कि निषेचित अंडा का मतलब क्या, निषेचित अंडाणु का मतलब क्या होता है, युग्मनज। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, युग्मनज को धारण करना और उसे भ्रूण के रूप में विकसित होने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना। इसकी दीवारें बहुत लचीली होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान शिशु के बढ़ने के साथ फैल जाती हैं। योनि वह मार्ग है जो बाहरी वातावरण को गर्भाशय से जोड़ती है और संभोग के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करने के साथ साथ प्रसव मार्ग का कार्य भी करती हैं। ग्रीवा गर्भाशय का निचला और संकरा हिस्सा है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है और जनन मार्ग की सुरक्षा व नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आरेख मादा जनन तंत्र की संरचना को प्रदर्शित करता है जिसमें मुख्य रूप से एक जोड़ी अंडाशय दिखाया गया है जो अंड कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। जन्म के साथ ही एक मादा शिशु के अंडाशय में हजारों की संख्या में अपरिपक अंड कोशिकाएं पहले से ही मौजूद होती हैं जो किशोरावस्था तक सुप्त रहती हैं। जैसे ही बालिका यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था की अवस्था में प्रवेश करती है, शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण ये अंडे एक एक करके परिपक्व होना शुरू कर देते हैं।
इस प्राकृतिक जनन चक्र के अंतर्गत प्रकृत माह दोनों में से किसी एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंड कोशिका को मुक्त किया जाता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। मुक्त होने के पश्चात ये अंड कोशिका एक अत्यंत सूक्ष्म नलिका, जैसे अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, के माध्यम से गर्भाशय की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मादा शरीर में दो अंडवाहिकाएं मौजूद होती हैं, जो दोनों ओर से अंडाशय से जुड़ी होती हैं और अंत में एक लचीली पेशीय संरचना यानी कि गर्भाशय में जाकर मिलती हैं। अंततः गर्भाशय का निचला और संकरा हिस्सा जिसे ग्रीवा कहा जाता है, योनि मार्ग से जुड़ता है, जिससे जनन कोशिकाओं के प्रवेश और प्रसव के लिए एक पूर्ण मार्ग तैयार होता है। यह एक मादा जनन तंत्र की संरचना को प्रदर्शित करता है। इसमें आप अंडाशय देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये अंडाशय अंडवाहिकाओं से जुड़े होते हैं, अंडवाहिकाओं यानी कि फैलोपियन ट्यूब से जुड़े होते हैं, जहाँ निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें हम गर्भाशय भी देख सकते हैं, जहाँ भ्रूण विकसित होता है। मैथुन या संभोग के दौरान नर शुक्राणु योनि मार्ग के माध्यम से मादा के जनन तंत्र में प्रवेश करते हैं और ऊपर की ओर और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिका तक पहुंचते हैं, जहां यदि अंडाशय द्वारा मुक्त की गई अंड कोशिका पहले से ही मौजूद हो, यानी कि वहां अंडाणु पहले से ही मौजूद होना चाहिए, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। सफल निषेचन के तुरंत बाद बनने वाला युग्मनज तेजी से कोशिका विभाजन शुरू कर देता है और एक बहुकोशिकीय भ्रूण का रूप लेता है। ये विकसित होता हुआ भ्रूण अंततः गर्भाशय में पहुंचता है और वहां की आंतरिक कोमल परत में सुरक्षित रूप से स्थापित हो जाता है, जिसे रोपण कहते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, अंतरोपण भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अंतरोपण के पश्चात गर्भाशय के भीतर भ्रूण निरंतर वृद्धि करता है और धीरे धीरे एक गर्भ में विकसित हो जाता है, जहां उसके शारीरिक अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। गर्भाशय की आंतरिक दीवारें प्रत्येक माह संभावित निषेचन अंडे को ग्रहण करने और भ्रूण को सहारा देने के लिए मोटी और रक्त वाहिकाओं से भरपूर होकर स्वयं को तैयार करती हैं। संभावित गर्भावस्था को सहारा देने के लिए गर्भाशय की आंतरिक परत प्रत्येक माह मोटी और रक्त वाहिकाओं से भरपूर हो जाती है, ताकि निषेचित अंडे को स्थापित होने के बाद पर्याप्त पोषण और सुरक्षा मिल सके। प्लासेंटा एक अत्यंत विशिष्ट जैविक ऊतक है, जो माता और भ्रूण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। ये आगे हम पढ़ते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम प्लासेंटा के बारे में बात कर रहे हैं। अब देख सकते हैं प्लासेंटा का मुख्य कार्य माता के रक्त से ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को विकासशील भ्रूण तक पहुंचाना होता है। प्लासेंटा को हम अपरा भी बोलते हैं। तो अपरा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। देखिए, अपरा की भौतिक संरचना एक, आप बोल सकते हैं, डिस्क की आकार की होती है, या आप तश्तरी भी बोल सकते हैं, के आकार की वो होती है, जो गर्भाशय की मांसपेशीय दीवार में गहराई तक धसी रहती हैं, ताकि भ्रूण को मजबूती से जोड़े रखा जा सके और रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता रहे। अपरा के उस हिस्सों में जो भ्रूण की ओर होता है, उंगलियों जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विलाय कहा जाता है, और ये संरचनाएं पोषक तत्वों के कुशल अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देती हैं। सतही क्षेत्र जो होते हैं, उनको ये बढ़ा देती है।
माता के हिस्से वाले प्लासेंटा में बड़े रक्तस्थान मौजूद होते हैं जो इन विलाय को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व का माता से रक्त से भ्रूण के रक्त में स्थानांतरित प्रभावी ढंग से संपन्न होता है। तो माता के रक्त से ये भ्रूण के रक्त में इनका स्थानांतरित हो रहा है पोषक तत्वों का। हम मादा जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, अपरा की आंतरिक संरचना में उंगलियों जैसी हजारों सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण के लिए एक विशाल सहती क्षेत्रफल तैयार करती हैं। इसी विस्तृत क्षेत्र के कारण माता के रक्त में मौजूद ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उच्च मात्रा बिना किसी बाधा से विसरण की प्रक्रिया द्वारा भ्रूण की रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर पाती हैं, जो उसके निरंतर शारीरिक विकास के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसकी कोशिकाओं में चयापचय के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को भ्रूण के शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य होता है, जिसे अपरा अपनी विशेष झिल्ली के माध्यम से वापस माता के रक्त प्रवाह में भेजकर सुनिश्चित करता है, जहां से माता के अंग इनका उत्सर्जन कर देते हैं। मानव जनन के अंतिम चरण में गर्भाशय लगभग 9 महीने तक भ्रूण को सुरक्षित रखने के बाद उसे जन्म के लिए तैयार करता है। इस दौरान ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की मजबूत पेशी दीवारों में ऊपर से नीचे की ओर शक्तिशाली और क्रमबद्ध संकुचन शुरू होते हैं, जो शिशु को ग्रीवा और योनि मार्ग के माध्यम से धीरे धीरे शरीर से बाहर धकेलते हैं। इसे प्रसव की पूर्ण जैविक क्रिया कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या होता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता। यदि शुक्राणु द्वारा अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता, यानी कि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, तो मुक्त हुई वह अंडाणु लगभग 1 दिन तक ही जीवित रह पाती है और उसके बाद मृत हो जाती है। मादा जनन चक्र के हिस्से के रूप में प्रत्येक माह दोनों में से किसी एक अंडाशय द्वारा नियमित रूप से एक परिपक्व अंडाणु को मुक्त किया जाता है। गर्भाशय स्वयं को संभावित गर्भावस्था के लिए प्रत्येक महीने तैयार करता है, जिसके कारण इसकी आंतरिक दीवार मोटी और स्पंजी हो जाती है ताकि वह एक निषेचित भ्रूण को सहारा दे सके। गर्भाशय की ये मोटी और रक्त समृद्ध परत मुख्य रूप से एक संभावित भ्रूण को रोपण के बाद, यानी कि अंतरोपण के बाद आवश्यक पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। क्योंकि निषेचन नहीं हुआ है और गर्भावस्था नहीं हुई है, इसलिए गर्भाशय की इस मोटी परत की अब आवश्यकता नहीं रह जाती है और ये धीरे धीरे टूटकर अलग होने लगती है। टूटने के बाद ये अनावश्यक परत रक्त और श्लेष्मा के साथ मिलकर योनि मार्ग से शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। ये संपूर्ण मासिक प्रक्रिया, जिसमें गर्भाशय की परत टूटती है और शरीर से बाहर निकलती है, इसे हम रजोधर्म या मासिक धर्म चक्र कहते हैं। ये मासिक धर्म आमतौर पर 2 से 8 दिन तक चलता है। हालांकि ये अवधि प्रत्येक महिला में भिन्न होती है और ये चक्र लगभग हर 28 दिनों में दोहराया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं मासिक धर्म चक्र और उसके 4 चरण आप देख सकते हैं। मासिक धर्म चक्र के 4 चरण होते हैं। हम जनन स्वास्थ्य पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। लैंगिक परिपक्वता एक अत्यंत धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जो शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास के साथ साथ निरंतर चलती है। शारीरिक रूप से कुछ हद तक लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेने का अर्थ ये
कतई नहीं है कि व्यक्ति यौन क्रियाओं का या माता-पिता बनने की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुका है। यौन संबंधों और प्रजनन से जुड़े व्यक्तिगत निर्णयों को विभिन्न प्रकार के बाहरी दबाव गहराइयों से प्रभावित करता है, जिससे सही चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अक्सर किशोरों पर उनके दोस्तों या साथियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए सामाजिक दबाव डाला जाता है, जो उनकी सोच को प्रभावित करता है। पारिवारिक स्तर पर भी समाज की परंपराओं के अनुसार जल्दी विवाह करने और संतानोत्पत्ति के लिए अक्सर गहरा दबाव बनाया जाता है। इसके विपरीत जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी नीतियां द्वारा भी अक्सर संतानोत्पत्ति के बचने या देरी करने का सामाजिक दबाव डाला जाता है। ये सभी विविध और परस्पर विरोधी दबाव किसी भी व्यक्ति के लिए अपने स्वयं के स्वास्थ्य और भविष्य के संदर्भ में स्वतंत्र व्यक्तिगत चुनाव करना अत्यंत कठिन बना देते हैं। किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसके प्रति जागरूकता होना अनिवार्य है। मानव शरीर में विभिन्न संक्रामक रोग संचरण के कई माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। यौन संपर्क के दौरान होने वाले अत्यधिक निकट शारीरिक संबंध के कारण कई गंभीर बीमारियों के संरक्षण की संभावना बढ़ जाती है। यौन संचारित रोगों में बैक्टीरिया जनित संक्रमण जैसे गोनोरिया व सिफिलिस और वायरस जनित संक्रमण जैसे कि मस्से और HIV शामिल हैं। मैथुन के दौरान कंडोम का उपयोग इन यौन संचारित रोगों के संचरण को काफ़ी हद तक रोकने में बहुत प्रभावी और सहायक सिद्ध होता है। यौन क्रिया का एक संभावित परिणाम गर्भावस्था हो सकता है, जिसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। गर्भावस्था किसी भी महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि इसके लिए शरीर को अतिरिक्त पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था को रोकने और परिवार नियोजन के लिए समाज में विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधक तरीके और साधन उपलब्ध हैं। अवांछित गर्भावस्था को रोकने और परिवार नियोजन के लिए उपयोग की जाने वाली गर्भनिरोधक विधियों को उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यांत्रिक अवरोध के साधन हैं जो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने से भौतिक रूप से रोककर निषेचन की संभावना को समाप्त कर देते हैं। इस श्रेणी में कंडोम का उपयोग किया जाता है, जिसे शीर्ष पर पहना जाता है, जो न केवल गर्भावस्था रोकता है बल्कि यौन संचारित रोगों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए योनि मार्ग को ढकने वाले विशेष अवरोध उपलब्ध हैं, जो शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश को बाधित करते हैं। हार्मोनल निरोधक शरीर के रासायनिक संतुलन में बदलाव करके कार्य करते हैं और जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। इन विधियों का मुख्य कार्य अंडाशय से अंड कोशिका के मुक्त होने यानी कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोकना है, ताकि निषेचन संभव ना हो। इन दवाओं और सामान्यतः गोलियों के रूप में मौखिक रूप से लिया जाता है। तो इन गोलियों को सामान्य रूप से मौखिक रूप से लिया जाता है, जो शरीर के हार्मोन स्तर को प्रभावित करती हैं। क्योंकि ये विधियां सीधे शरीर के प्राकृतिक हार्मोन चक्र में हस्तक्षेप करती हैं, इसलिए इनके कारण शरीर पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। हम जनन स्वास्थ्य पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस जैसे लूप या कॉपर टी को डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ताकि शुक्राणुओं को
अंडाणु तक पहुंचने से रोका जा सके और गर्भावस्था से बचाव हो सके। क्योंकि ये उपकरण गर्भाशय के भीतर एक भारी वस्तु के रूप में स्थित होते हैं, इसलिए इनके कारण गर्भाशय में जलन या अन्य शारीरिक दुष्प्रभाव होने की संभावना बनी रहती है। पुरुषों में शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर देने से शुक्राणुओं का मार्ग रुक जाता है, जिससे व्रीहि में शुक्राणुओं का स्थानांतरण पूरी तरह बाधित हो जाता है। इसी प्रकार महिलाओं में अंडवाहिकाओं को अवरुद्ध करने से अंड कोशिका यानी कि अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाती, जिससे शुक्राणु और अंड का मिलन नहीं होता। वे दोनों इस प्रकार के अवरोध प्रभावी ढंग से शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। इन स्थायी अवरोधों को उत्पन्न करने के लिए एक छोटी शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जो भविष्य में गर्भधारण को रोकने का एक सुरक्षित तरीका है। हम जनन स्वास्थ्य पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में शल्य चिकित्सा या सर्जरी को एक सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से चिकित्सा उपकरणों की स्टरलाइजेशन और ऑपरेशन कक्ष की स्वच्छता पर निर्भर करती है। यदि शल्य चिकित्सा के दौरान मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो शरीर के आंतरिक अंगों में हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश हो सकता है, जिससे वे केवल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जिससे न केवल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि ये स्थिति भविष्य में रोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। शल्य चिकित्सा का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग अवांछित या चिकित्सीय रूप में जोखिम भरी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है, जिसे गर्भपात कहा जाता है। यह आवश्यक है कि ऐसी प्रक्रियाएं केवल पंजीकृत और प्रतिशीक चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा ही की जाए, क्योंकि असुरक्षित तरीके से किया गया गर्भपात महिला के जनन स्वास्थ्य को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर रक्तस्राव या मृत्यु का कारण बन सकता है। समाज में कुछ लोग अवैध रूप से तकनीकी और दुरुपयोग करके घर में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच करवाते हैं और मादा भ्रूण होने पर अवैध रूप से गर्भपात करवा देते हैं, जिसे लैंगिक चयनात्मक गर्भपात कहा जाता है। एक स्वस्थ और संतुलित समाज के निर्माण के लिए महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात स्थिर और बराबर होना अत्यंत अनिवार्य है। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण पर सख्त कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों के कारण कई क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट आ रही है, जो भविष्य के लिए एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है। आइए अब सारांश के साथ अध्याय को समाप्त करते हैं। मानव जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था या यौवनारंभ के साथ प्रारंभ होती है, जिसमें शरीर के विशिष्ट जनन अंग परिपक्व होकर जनन कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। मासिक धर्म चक्र मादा शरीर की एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें गर्भाशय प्रत्येक माह संभावित गर्भावस्था के लिए अपनी आंतरिक परत तैयार करता है और निषेचन न होने पर उसे रक्तस्राव के रूप में त्याग देता है। निषेचन की वास्तविक क्रिया अंडवाहिका के भीतर संपन्न होती है, जिसके पश्चात बना हुआ भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर उसकी दीवारों में स्थापित या रोपित हो जाता है। अवांछित गर्भावस्था को रोकने के लिए समाज में विभिन्न गर्भ निरोधक विकल्प उपलब्ध हैं,
जिनमें यांत्रिक अवरोध, हार्मोनल दवाएं, आईयूडी और स्थायी शल्य चिकित्सा जैसी विधियां शामिल हैं। यौन स्वास्थ्य के अंतर्गत केवल प्रजनन क्षमता ही नहीं, बल्कि यौन संचारित रोगों से सुरक्षा और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता भी एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रजनन से जुड़े व्यक्तिगत चुनाव और निर्णय न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे देश की जनसंख्या वृद्धि और समाज के लिंगानुपात के संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। आइए अब एनसीईआरटी पाठ्यगत प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? शुक्राणु थैली या और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? क्या बोल सकते हैं? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? इस प्रश्न का उत्तर आपको एनसीईआरटी अनुभाग 7.3 में मिल जाएगा। आइए समाधान पर चर्चा करते हैं। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला सताव्र शुक्राणुओं को चिकनाई प्रदान करता है और उन्हें एक तरल माध्यम देते हैं, जिससे मादा जनन मार्ग में उनका परिवहन अत्यंत सुगम और तीव्र हो जाता है। इन ग्रंथियों में सताव्र में फ्रुक्टोज, कैल्शियम और विशेष एंजाइम जैसे महत्वपूर्ण तत्व मौजूद होते हैं, जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखने और निषेचन की प्रक्रिया तक जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र में मानव नर जनन की संरचना आपको दिखाई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्य रूप से वृषण को दिखाया जा रहा है। यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था के समय लड़कियों में क्या परिवर्तन देखे जाते हैं? आइए समाधान पर चर्चा करते हैं। बालिकाओं में होने वाले द्वितीय लैंगिक लक्षणों की क्रमिक व्याख्या यहाँ पूर्ण वाक्यों में दी गई है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के प्रथम चरण में स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है और स्तनों के अग्रभाग पर मौजूद निपल्स की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में शरीर के जनन अंगों के आसपास और बगल जैसे क्षेत्रों में बालों का आना शुरू हो जाता है। स्तनों का क्रमिक विकास होना और उनके सिरों का रंग गहरा होना इस बात का स्पष्ट सूचक है कि शरीर भविष्य में स्तनपान और जनन संबंधी कार्यों के लिए तैयार हो रहा है। यौवनारंभ की इस प्रक्रिया के अंतिम चरणों में बालिकाओं में मासिक धर्म या ऋतुधर्म की शुरुआत होती है, जो अंडाशय की सक्रियता और प्रजनन क्षमता के प्रारंभ होने का मुख्य संकेत है। इस चित्र में आप देख सकते हैं बालिकाओं में यौवनारंभ के मुख्य लक्षणों में आप देख सकते हैं स्तनों के आकार में वृद्धि और उनके अग्रभाग की त्वचा का गहरा होना शामिल है। इस दौरान जननांगों के समीप और बगल जैसे क्षेत्रों में बाल आने लगते हैं। साथ ही कूलों का भाग चौड़ा होने से शारीरिक बनावट में बदलाव आता है। इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संकेत मासिक धर्म का प्रारंभ होना है। तीसरे प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, माँ के शरीर के अंदर भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? आइए इस प्रश्न का हल हम देखते हैं। विकासशील भ्रूण अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक सभी प्रकार का पोषण और ऑक्सीजन प्लासेंटा यानी कि अपरा नामक एक विशिष्ट ऊतक के माध्यम से माता के रक्त से प्राप्त करता है। अपरा एक तश्तरी या डिस्क के आकार की संरचना होती है, जो गर्भाशय की मांसपेशीय दीवार में गहराई तक धसी रहती है, ताकि भ्रूण और माता के बीच एक मजबूत जैविक संबंध बना रहे।
इस उत्तक के उस हिस्से में जो भ्रूण की ओर होता है, उंगलियों जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहा जाता है, और ये पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए एक विशाल सतही क्षेत्र प्रदान करती हैं। प्लासेंटा यानी कि अपरा के माता वाले हिस्से में बड़े रक्त स्थान मौजूद होते हैं जो इन विली को पूरी तरह से घेरे रहते हैं ताकि रक्त का संपर्क प्रभावी ढंग से बना रहे। अपरा का मुख्य कार्य भ्रूण और माता के रक्त को एक दूसरे से इतने करीब लाना है जिससे उनके बीच ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का विनिमय सुगमता से संपन्न हो सके। इस चित्र में आप देख सकते हैं अंतरोपण। अंतरोपण में प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के पश्चात विकसित हो रहा भ्रूण गर्भाशय के मोटी और स्पॉन्जी आंतरिक दीवारों से जाकर स्थापित हो जाता है। ये क्रिया भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है और यहीं से अपरा के माध्यम से उसे माता के रक्त से पोषण मिलना शुरू होता है, जो गर्भावस्था की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए, चौथा प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग कर रही है तो क्या वह उसे यौन संचारित रोगों से बचाने में मदद करेगा? आइए इस प्रश्न का हल हम देखते हैं। यदि कोई महिला गर्भ निरोधक के लिए कॉपर टी का उपयोग कर रही है तो ये ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये उपकरण उसे यौन संचारित रोगों जैसे एचआईवी या सिफिलिस से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। कॉपर टी की प्रभावशीलता केवल एक गर्भनिरोधक विधि के रूप में गर्भावस्था को रोकने तक ही सीमित है, क्योंकि ये यौन संपर्क के दौरान होने वाले संक्रमणों को नहीं रोक सकता। इस उपकरण का प्राथमिक कार्य गर्भाशय के भीतर एक बाधा उत्पन्न करना है, जिससे निषेचन हो भी जाए तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में सफलतापूर्वक स्थापित न हो सके। इस चित्र में आप देख सकते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये एक प्रभावी गर्भ निरोधक साधन है जिसे डॉक्टर या परीक्षित नर्स द्वारा महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कॉपर टी और लूप इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो गर्भाशय के भीतर एक विशेष वातावरण बनाकर शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने से रोकते हैं। ये विधि मुख्य रूप से निषेचन और भ्रूण के अंतरोपण को बाधित कर गर्भावस्था से सुरक्षा प्रदान करती है, हालांकि ये यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं करती। अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया दो अलग अलग जनकों के डीएनए से संयोजन से संपन्न होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो प्रजातियों के विकास के लिए अनिवार्य है। पौधों में जनन की प्रक्रिया परागन के माध्यम से होती है, जिसमें परागकण स्त्री केसर के भीतर स्थित बीजांड को निषेचित करते हैं, जिससे बीज का निर्माण होता है। किशोरावस्था या यौवनारंभ के दौरान शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जनन अंग परिपक्व होकर जनन कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण, शुक्रवाहिका और शीश जैसे प्रमुख अंग शामिल हैं, जिनका मुख्य कार्य स्वस्थ शुक्राणुओं का निर्माण करना और उन्हें निषेचन के लिए मादा जनन मार्ग तक पहुंचाना है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि जैसे अंग होते हैं जो अंड कोशिकाओं का उत्पादन करने के साथ साथ निषेचन और भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करते हैं।
मादा शरीर में मासिक धर्म या रजोधर्म की प्रक्रिया प्रत्येक माह तब घटित होती है जब अंडाशय से मुक्त की गई अंडाणु या शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं हो पाता। सफल निषेचन के पश्चात बना हुआ भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होकर लगभग 9 महीने तक विकसित होता है और इस दौरान ये अपरा नामक विशिष्ट ऊतक के माध्यम से माता से पोषण प्राप्त करता है। बेहतर जनन स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उत्तरदायी विकल्पों का चुनाव करना और अवांछित गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भनिरोधक साधनों का उचित ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। लिंग चयनात्मक गर्भपात या कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरह से अवैध है और दंडनीय अपराध है, क्योंकि समाज की स्थिरता और भविष्य के लिए एक संतुलित लिंगानुपात बनाए रखना अनिवार्य है। अब देखिए, ये कुछ दिलचस्प और रोचक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? संतति में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में यौन और अलैंगिक जनन की तुलना करें और विपरीत करें। यौन जनन के विकासीय लाभ के रूप में क्यों माना जा सकता है, इसकी व्याख्या भी करें। प्रश्न 2 है, बहुकोशिकीय जीवों के यौन प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस भाग को यहीं पे अंत करते हैं।